हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सो लास्ट वाले वीडियो में हमने पीसीआर का थोड़ा सा देखा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इतना प्रॉपरली नहीं हुआ। सो ये वीडियो में भी एक बार पीसीआर को हम लोग रिपीट करेंगे। सो पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन के अंदर तीन स्टेप है। सो तीन स्टेप्स आर हीट डिनेचुरेशन, एनलिंग एंड पॉलीमराइजेशन। सो ये तीन स्टेप के तीन अलग अलग टेम्परेचर है। सो फर्स्ट वन इज हीट डिनेचुरेशन, वो होता है 95 डिग्री सेल्सियस पर। एनलिंग होता है 50 to 55 डिग्री सेल्सियस तक, और पॉलीमराइजेशन होता है 72 डिग्री सेल्सियस तक। अभी ऐसा क्यों है कि हीट डिनेचुरेशन, एनलिंग एंड पॉलीमराइजेशन इसके अलग अलग टेम्परेचर? सो अगेन इसका रीजन है हीट डिनेचुरेशन मींस व्हाट, कि डीएनए के दो स्ट्रैंड सेपरेट करना, दो स्ट्रैंड को एक दूसरे से अलग करना, उसे बोलते हैं हीट डिनेचुरेशन। अगेन डीनेचुरेशन वर्ड यूज किया है क्योंकि डीएनए अगर दो स्ट्रैंड सेपरेट कर देते तो डीएनए का कुछ मतलब नहीं बनता या फिर डीएनए का कुछ यूज नहीं रहता। सो वहां पे डीएनए डीनेचर हो जाता है, इसीलिए उसे बोला गया है हीट डीनेचुरेशन। सो रेप्लिकेशन प्रोसेस में ये एक्शन हेलिकेज एंजाइम करता था। यहाँ पे वो हीट से किया जा रहा है, 95 डिग्री सेल्सियस तक डीएनए सॉल्यूशन को हीट किया जाता है, जिसके कारण उसके दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं। सो सेकंड वन इज एनलिंग। अभी ये सेपरेटेड स्ट्रैंड, अगेन जो रेप्लिकेशन प्रोसेस में दो स्ट्रैंड को स्टेबलाइजेशन करने का, जो सेपरेट हुए स्ट्रैंड से उनको स्टेबलाइज करने का काम एसएसबीपी यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन ये करते थे। लेकिन यहाँ पे उन्हें स्टेबलाइज करने का काम भी हीट ही कर रहा है, क्योंकि अगर डीनेचुरेशन के बाद 95 डिग्री सेल्सियस के ऊपर डीएनए को अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखे तो वो वापस से जुड़ते नहीं या फिर वो रिएक्ट नहीं होते। सो वो सेपरेट ही रहते हैं। इसका मतलब ये है कि वो स्टेबलाइज हो जाते हैं। एनलिंग, अभी जैसे कि रेप्लिकेशन प्रोसेस में डीएनए प्राइमेज वहां पे था, प्राइमेज एंजाइम प्राइमर ऐड करने का काम कर रहा था। यहाँ पे प्राइमर्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहते हैं। सो प्राइमर्स कौन से? तो प्राइमर्स दो टाइप के, फॉरवर्ड प्राइमर, रिवर्स प्राइमर। जो कि फॉरवर्ड प्राइमर डीएनए के 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड पे जाएगा, स्ट्रैंड पे जाएगा, और रिवर्स प्राइमर उल्टे वाले, मतलब कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ऐसे दोनों डायरेक्शन में दोनों स्ट्रैंड के ऊपर जुड़ने वाले दो प्राइमर्स, फॉरवर्ड प्राइमर एंड रिवर्स प्राइमर। सो ये प्राइमर्स जुड़ने के लिए एनलिंग टेम्परेचर यानी कि 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मतलब डाउन करना जरूरी है। 95 डिग्री सेल्सियस के नीचे जो सॉल्यूशन हमने हीट डिनेचुरेशन किया था उसके बाद उसे टेम्परेचर डाउन किया जाता है 55 डिग्री सेल्सियस तक। एक रेंज है, हर एक प्राइमर का रेंज अलग अलग है, मतलब कि ऑलमोस्ट 50 टू 55 डिग्री सेल्सियस का तक का डिक्रीज होता है टेम्परेचर के अंदर। सो अभी प्राइमर्स कैसे बाइंड होते हैं या फिर प्राइमर क्यों बाइंड होते हैं, डीएनए स्ट्रैंड फिर से क्यों नहीं जुड़ते? सो 95 डिग्री सेल्सियस तक तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो चुके थे। जैसे जैसे टेम्परेचर गिरने लगता है, डाउन होने लगता है, वैसे वैसे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड करीब आने लगते हैं, पास आने लगते हैं ज्वाइनिंग के लिए, री ज्वाइनिंग के लिए। लेकिन डीएनए के स्ट्रैंड्स जो कि साइज में बहुत बड़े हैं, उनको पास लाने में, पास आने में टाइम लगता है, या फिर वो एकदम कम टेम्परेचर के अंदर ही जुड़ पाते हैं। लेकिन प्राइमर्स सिंगल स्ट्रैंडेड है आरएनए के जैसे। सो प्राइमर्स डीएनए स्ट्रैंड से बहुत ही छोटे हैं, सो वो इजीली मूव कर सकते हैं। सो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होने लगता है, प्राइमर पहले बाइंड करते हैं डीएनए के दूसरे स्ट्रैंड से। सो प्राइमर का बाइंडिंग हो जाता है दोनों स्ट्रैंड के ऊपर, फॉरवर्ड प्राइमर एक स्ट्रैंड के ऊपर, रिवर्स प्राइमर दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर। सो इस तरह से प्राइमर्स बाइंड होते हैं। तो अगर डायग्रामेटिकली हम देखेंगे तो ये डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर को हमने हीट डिनेचुरेशन के बाद सिंगल स्ट्रैंडेड कर दिया। इसके बाद फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर दोनों स्ट्रैंड के ऊपर एक एक ऐड हुए, फॉरवर्ड रिवर्स। तो ये था एनिलिंग, ये जॉइनिंग हो रहा है प्राइमर का टू द डीएनए स्ट्रैंड, इसीलिए इसे बोला जाता है एनिलिंग। सो ये होता है 55 डिग्री सेल्सियस तक। सो इसके बाद टैग पॉलीमरेज अपना काम कर देता है पॉलीमराइजेशन का। जहां से प्राइमर ऐड किए हैं उसके आगे न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज करना चालू कर देगा डीएनए पॉलीमरेज, जिसे बोला गया है टैग पॉलीमरेज, जो कि आइसोलेटेड है
थर्मस एक्वाटिकस नाम की बैक्टीरिया से। तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वहां पे फॉर्म होते हैं दो, एक डीएनए से दो डीएनए फॉर्म हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ। डीएनए नहीं बोल सकते बल्कि उसे आप बोलेंगे जीन, क्योंकि एक पर्टिकुलर सेगमेंट डीएनए का वो ही रेप्लिकेट हो रहा है, एंटायर डीएनए रेप्लिकेट नहीं हो रहा। सो ये एक रिएक्शन हुआ या फिर एक साइकिल कंप्लीट हुआ 95, 55, 72। इसके बाद 72 डिग्री सेल्सियस के बाद फिर से उसे हीट डिनेचुरेशन किया जाता है, यानी कि ये दोनों स्ट्रैंड फिर से एक बार सेपरेट हो जाएंगे, दोनों डीएनए डीनेचर हो जाएंगे। उसके बाद अगेन एनिलिंग प्राइमर उसको ऐड होंगे, अगेन पॉलीमराइजेशन, दो डीएनए के 4 डीएनए बन जाएंगे, उसके दो कॉपीज एक्स और। सो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन एम्प्लीफिकेशन चालू हो जाता है या फिर कंटिन्यू होता है। सो ये रिएक्शन था पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है और चेन है, ये कंप्लीट होता है 95, 55, 72, अगेन 95, 55, 72, ऐसे अप टू 35 साइकिल्स तक उसे रन किया जाता है। अगेन इट्स डिपेंड अपॉन अपने को कितना साइज एम्प्लीफाई किया हुआ चाहिए, मतलब कि अगर मैक्सिमम चाहिए तो 35, मिनिमम चाहिए तो उससे कम साइकिल भी रन कर सकते हैं। सो नॉर्मली 30 to 35 साइकिल्स वहां पे रन होते हैं। सो ये था पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी के, आरडीएनए टेक्नोलॉजी। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, और ये जो प्रोसेस है इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी ने ट्रेडिशनल वे को छोड़ के मॉडर्न की तरफ बढ़ना चालू किया। ये एक बहुत ही बड़ा क्या बोल सकते हैं इन्वेंशन था या फिर बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट था बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। सो आरडीएनए स्टैंड्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आई गेस अगर वर्ड को हम लोग तोड़ेंगे, रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट मतलब कि रिकॉम्बिनेशन, प्रोसेस को रिकॉम्बिनेशन बोला जाता है। री यानी कि वापस एक बार, कॉम्बिनेशन मतलब कि वापस कॉम्बिनेशन करना। तो वापस कॉम्बिनेशन करना मतलब पहले तोड़ना पड़ेगा, इसके बाद कॉम्बिनेशन। सो रिकॉम्बिनेशन, अगर इसको हम देखेंगे तो इसका प्रोसेस कैसे है, तो बेसिकली अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो डोनर सेल से, वो डोनर सेल कोई भी हो सकता है, एक कोई ऑर्गेनिज्म रह सकता है या फिर ह्यूमन सेल, ह्यूमन का सेल रह सकता है, कोई भी। तो डोनर सेल से डिजायर्ड जीन, मतलब कि अगर हमें कोई कैरेक्टर दूसरे सेल में ट्रांसफर करना है तो वो कैरेक्टर एक्सप्रेस करने वाला जीन, यानी कि डिजायर्ड जीन, मुझे चाहिए वो डिजायर्ड जीन डीएनए दूसरे सेल के अंदर, दूसरा ऑर्गेनिज्म जिसे बोला जाता है रेसिपिएंट सेल और होस्ट। सो ये डीएनए का ट्रांसफर करना, इसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मैंने एग्जांपल बताया था फर्स्ट वीडियो के अंदर आपने कि ह्यूमन के अंदर जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा था, वो इंसुलिन का अगर कमी होता है तो डायबिटिक कंडीशन आती है। सो एक्सटर्नली ह्यूमन के अंदर, एक्सटर्नली इंसुलिन का प्रोडक्शन करने के लिए ह्यूमन के अंदर का इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जीन उन्होंने ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट किया था। सो ये एक एग्जांपल है इसका, ह्यूमन के अंदर का इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला डिजायर्ड जीन ई कोलाई के अंदर, मतलब कि रेसिपिएंट सेल के अंदर, होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट किया, जिसके कारण अभी ये भी इंसुलिन प्रोड्यूस कर सकता है। और इसी के यूज से इंसुलिन का प्रोडक्शन एक्सटर्नल या फिर बाहर के साइड में आर्टिफिशियल कंडीशन में किया जा सकता है। सो ये टेक्नोलॉजी बेसिकली है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अभी ये देखने को बहुत ही सिंपल दिख रहा है, लेकिन इसके फैक्टर्स को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल डोनर, डोनर सेल जो कि जिसके अंदर डिजायर्ड जीन है उसे हमें पहले निकालना पड़ेगा। सो निकालने की प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए, एक्सट्रैक्शन। सो डिजायर्ड जीन को पहले बाहर निकालना पड़ेगा, उसके लिए पहले डीएनए को बाहर निकालना पड़ेगा, जिसे बोला जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए, या फिर इसे बोला जाता है आइसोलेशन। आइसोलेशन यानी कि सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम अदर सेल मटेरियल्स। सो एक्सट्रैक्शन आइसोलेशन करने के बाद डिजायर्ड जीन को काटने के लिए रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन यानी कि उसको काटना, डिजायर्ड जीन को सेपरेट करना, उसे डाइजेशन भी बोला जाता है।
सो रेस्ट्रिक्शन करने के बाद हमें डिजायर्ड जीन मिलता है। अब डिजायर्ड जीन तो हमें मिल रहा है, तो ये डायरेक्टली तो ट्रांसफर होगा नहीं कि इंजेक्शन निकाला सेल के अंदर घुसेड़ दिया और ट्रांसफर हो गया, ऐसा तो होगा नहीं। उसको ट्रांसफर करने के लिए थर्ड फैक्टर लगता है जो है वेक्टर। वेक्टर यानी कि वेहिकल जो कि ट्रांसफर करता है डिजायर्ड जीन को टू द रेसिपिएंट सेल एंड देन रेसिपिएंट सेल के अंदर इसका कल्चर। सो ये थे फैक्टर्स इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। एक्सट्रैक्शन, रेस्ट्रिक्शन, वेक्टर के अंदर ट्रांसफर एंड देन वेक्टर होस्ट के अंदर ट्रांसफर करने के बाद उसका होस्ट का कल्चर। और इसे बोल सकते हैं हम लोग प्रोडक्शन। मतलब अगर कोई डिजायर्ड जीन प्रोड्यूस करने के लिए या फिर कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए अगर हम लोग कर रहे हैं तो वो प्रोडक्शन होगा कल्चर की जगह पे। सो इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस है। सो एक्सट्रैक्शन, अगेन डीएनए को सेल से बाहर निकालना बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है ऐसे देखने जाएंगे तो। देन डीएनए में से डिजायर्ड जीन, समझ लो पहले डीएनए बहुत बड़ा है लेकिन उसमें डिजायर्ड जीन बहुत छोटा है। सो डिजायर्ड जीन को ही बाहर निकालना है। सो डिजायर्ड जीन को बाहर निकालना उसे बोला जाता है रेस्ट्रिक्शन और या फिर डाइजेशन, जिसके कारण एक सेपरेट जीन हमें मिलता है। वो जीन वेक्टर के अंदर ट्रांसफर करना। वेक्टर व्हीकल है, ट्रांसफरिंग फैक्टर है जो डिजायर्ड जीन को होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट करने में मदद करता है। सो वेक्टर एंड देन सेल का कल्चर या फिर होस्ट का कल्चर। सो ये चार प्रोसेस को हम लोग एक एक करके देखेंगे। सो एक्सट्रैक्शन, रेस्ट्रिक्शन, वेक्टर एंड कल्चर। सो फर्स्ट वन हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन। बाकी का मिटा देता हूं। सो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के अंदर सेल में से डीएनए को बाहर निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल कौन सा है डिपेंड करता है एक्सट्रैक्शन मेथड कौन सा चूज करेंगे। मतलब कि सेल का टाइप डिसाइड करेगा एक्सट्रैक्शन मेथड को, कौन सा एक्सट्रैक्शन मेथड यूज करके डीएनए को बाहर निकालेगा। सो इट इज अगेन डिपेंडेंट अपॉन सेल वॉल, सेल स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन, उसके अंदर क्या क्या मटेरियल है। जैसे कि आपने देखा होगा एनिमल सेल को सेल वॉल नहीं रहता, सो इसके अंदर से डायरेक्टली मतलब इजीली डीएनए को बाहर निकाल सकते हैं। पर फंगल सेल अगर देखोगे, प्लांट सेल देखोगे तो उसको आउटर कवरिंग सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, बहुत ही रिजिड रहता है उसका स्ट्रक्चर। अगेन सेल्यूलोज या फिर चिटिन, काइटिन जो भी प्रोनाउंस करते हो। सो ये मटेरियल को पहले डाइजेस्ट करना पड़ता है या फिर उसको ब्रेक करना पड़ता है। सो इसके लिए अलग अलग मेथड्स यूज होते हैं। सो एक्सट्रैक्शन के अंदर हमें बेसिकली डीएनए को सेफली बाहर निकालना है, ये बात ध्यान में रखनी है। मतलब सेल में से डीएनए बाहर निकालना है तो किसी को भी मतलब क्रश करके निकालेंगे या फिर डायरेक्टली डैमेज करके निकालेंगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि सेल के अंदर डीएनए भी मौजूद है जिसे हमें सेफली बाहर निकालना है, उससे कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। क्योंकि उसको अगर डैमेज हो रहा है तो अपना डिजायर्ड जीन वहां पे डैमेज होने का खतरा है। सो मतलब नहीं रहेगा कुछ एक्सट्रैक्शन करके। सो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सेल को सेल वॉल है, मेम्ब्रेन है, आउटर कवरिंग है रिजिड वाला, तो उसके अकॉर्डिंग केमिकल डिसाइड किए जाते हैं कि वो कौन से मेथड से एक्सट्रैक्ट करेंगे। सो बेसिकली वहां पे एसडीएस या फिर डिटर्जेंट ऐसे लिक्विड यूज कर देते हैं, डिटर्जेंट वॉश कर देते हैं। डिटर्जेंट ही है जो सेल वॉल को ब्रेक करता है, सेल वॉल को लाइज करता है और जिसके कारण सेल के अंदर का मटेरियल बाहर आता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल वॉल ब्रेक करके सेल के मटेरियल को बाहर निकाला जाता है। उसके बाद में सेम मटेरियल को न्यूक्लियर, अगर न्यूक्लियस रहेगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी ब्रेक करना पड़ेगा। अगेन वो एक कॉम्पैक्ट साइज के अंदर पैक्ड है डीएनए, सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी डाइजेस्ट करना पड़ता है। सो ये सब डाइजेस्ट करने के बाद सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन में भी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसके अंदर वो लिक्विड को या फिर सॉल्यूशन को अराउंड 10,000 आरपीएम या फिर 15,000 आरपीएम तक रोटेट किया जाता है स्पीड में, बहुत ही फास्ट उसको घुमाया जाता है। सो उसके ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होता है, जिसकी वजह से
सेल डेब्रिस मतलब कि बाकी की जो सेल मटेरियल, सेल ऑर्गेनल्स, जो कचरा है वो उसके हेवी डेंसिटी की वजह से नीचे कूल होते या फिर नीचे के डायरेक्शन में सेटल होते हैं, और ऊपर के सॉल्यूशन में हल्का वाला जो भी कंपेरेटिव दूसरे सेल डेब्रिस के कंपेरेटिव जो भी अपना हल्का डीएनए है, सो वो ऊपर वाले सस्पेंशन के अंदर है। तो जो वायल रहता है या फिर जो सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब रहती है कुछ इस तरह से, उसके अंदर दो लेयर फॉर्म होते हैं। दो लेयर में फर्स्ट वाला जो सॉल्यूशन रहता है उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, और सेकंड वाले के अंदर सेल डेब्रिस। तो सेल डेब्रिस यानी कि सेल के बाकी ऑर्गेनल्स, सेल का कचरा जो भी हमने ब्रेक किया है उसे बाहर निकालने से, डीएनए से सेपरेट करना। सो ये सॉल्यूशन के अंदर से डीएनए अगर ऊपर का लेयर हम लोग उठा लेंगे तो हमें डायरेक्टली डीएनए वो लिक्विड के अंदर इजीली मिल जाता है। सो इसे बोला जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। इजी मेथड है बैक्टीरिया के लिए या फिर नॉर्मल एनिमल सेल के लिए, लेकिन प्लांट सेल के लिए और फंगल सेल के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उन्हें पहले क्रश करना पड़ता है, उनको सेल वॉल को क्रश करना पड़ता है फिजिकली। केमिकली भी पॉसिबल है उसको डाइजेस्टिव एंजाइम यूज करके, मतलब कि अगर सेल्यूलोज प्लांट सेल के अंदर है तो सेल्यूलोज एंजाइम यूज किया जाता है। अगेन चीटिंग के लिए, काइटिन के लिए जो भी पॉलीसैकेराइड है उसका डाइजेस्टिव एंजाइम यूज करके वो सेल वॉल को ब्रेक किया जाता है। तो ये था एंजाइमेटिक डाइजेशन, अगर बोलेंगे तो एंजाइमेटिक डाइजेशन। सेकेंड मेथड इज हीट शॉक ट्रीटमेंट। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, सेल को एकदम बॉइल करके अगेन उसको सडनली कूल किया जाता है, या फिर एकदम ठंडे टेम्परेचर से अगेन डायरेक्टली हीट किया जाता है। इसके कारण होता यह है कि सेल वॉल के जो ऊपर पोर्स रहते हैं वो पोर्स बड़े हो जाते हैं या फिर वो फट जाते हैं, और जिसके कारण सेल लाइज होता है, सेल वॉल के अंदर का, सेल के अंदर का मटेरियल बाहर निकलता है। सो ये हीट शॉक मेथड भी यूज किया जाता है बहुत बार। सो ये थे डीएनए एक्सट्रैक्शन मेथड। एक्सट्रैक्शन करने के बाद हमें एक लिक्विड, एक सॉल्यूशन के अंदर डीएनए कंप्लीटली उसका मिल जाता है, जिसके अंदर अपना डिजायर्ड जीन प्रेजेंट है। अभी डीएनए में से हमें पर्टिकुलर जीन को निकालना है या फिर पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए को आइसोलेट करना है फ्रॉम एंटायर डीएनए। सो उसके लिए रेस्ट्रिक्शन प्रोसेस आता है, रेस्ट्रिक्शन, और उसे दूसरा नाम है एंजाइमेटिक डाइजेशन। मैंने जैसे बोला था डाइजेशन। सो अगेन ये कौन करता है, तो रेस्ट्रिक्शन करने के लिए, काटने का काम रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियेजेस एंजाइम, न्यूक्लियेजेस एंजाइम रेस्ट्रिक्शन का काम करता है। न्यूक्लियेज अगेन उसके नाम में ये न्यूक्लियेज मतलब कि न्यूक्लियोटाइड को कट करने वाला न्यूक्लियेजेस एंजाइम। सो ये एंजाइम के दो टाइप है। फर्स्ट वन इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, और दूसरा है रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज। न्यूक्लियस के दो टाइप है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। अगेन उसके कटिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग उसके दो टाइप्स आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस। सो ये है हमारा डीएनए डबल स्ट्रैंडेड। कटिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग वो डिफर कैसे होते हैं उसे हम देख रहे हैं। तो समझो ये है हमारा डीएनए, और डीएनए के अंदर ये पर्टिकुलर सेगमेंट है हमारा डिजायर्ड जीन। तो एक्सो यानी कि बाहर की साइड से काटने वाला एक्सो न्यूक्लियस। सो ये पर्टिकुलर जीन, ये हमारा डिजायर्ड जीन है, डी जीन करके लिखता हूं मैं यहाँ पे। तो डिजायर्ड जीन को अगर वहां से सेपरेट करना है, इसको अगर पर्टिकुलर सेगमेंट को अगर हमें निकालना है, और हम लोग अगर एक्सोन्यूक्लियस यूज करते हैं, तो एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, ये दोनों साइड पे न्यूक्लियोटाइड है, एक एक न्यूक्लियोटाइड दोनों साइड से कम करते जाते हैं, और ऐसे करते करते वो डिजायर्ड जीन तक पहुंच जाता है और वहां पर आके रुकता है। मतलब कि एक्सोन्यूक्लियस बाहर के साइड से, दोनों एंड की साइड से कटिंग करने लगता है, एक एक न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर को सेपरेट करने लगता है। और अगर एंडोन्यूक्लियस यूज करेंगे,
अगेन सेम डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इसके अंदर पर्टिकुलर सेक्शन डिजायर्ड जीन, तो ये डिजायर्ड जीन को अगर हम लोग एक एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे तो एंडोन्यूक्लियस सीधा वहां पे कट करता है जहां पे डिजायर्ड जीन है। सो ये था डिफरेंस न्यूक्लियस के कटिंग पैटर्न में। एक्सोन्यूक्लियस डीएनए के दोनों एंड से कटिंग करना चालू कर देता है एक एक न्यूक्लियोटाइड को सेपरेट करके। एंडोन्यूक्लियस डायरेक्टली पर्टिकुलर सेगमेंट को पर्टिकुलर जीन के अंदर ही कट करता है, सो जिससे के कारण इजीली अपना डिजायर्ड जीन बाहर निकल आता है, इजीली अपन डिजायर्ड जीन को बाहर निकाल सकते हैं। सो ये था एंडोन्यूक्लियस का कटिंग पैटर्न और एक्सोन्यूक्लियस का कटिंग पैटर्न। लेकिन एंडोन्यूक्लियस अगर हम यूज कर रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कि पर्टिकुलर जीन को कट कर रहा है, सो ये भी हमें पता होना चाहिए कि वो उसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, डिजायर्ड जीन को पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई करके उसे कट करने वाला, क्योंकि डीएनए के अंदर तो बहुत सारे जीन से बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, वो सिर्फ उसी सेगमेंट को कट करना चाहिए जो हमें डिजायर्ड है, जो हमें चाहिए। अगर उसके अंदर कट कर दिया, उसको ही कट कर दिया, डिजायर्ड जीन को ही कट कर दिया, तो कुछ मतलब नहीं बनेगा क्योंकि डिजायर्ड जीन वहां पे ब्रेक हो रहा है। सो एक एक्सोन्यूक्लियस या फिर एंडोन्यूक्लियस डिजायर्ड जीन को कैसे आइडेंटिफाई करता है? सो डिजायर्ड जीन को आइडेंटिफाई करने के लिए रेस्ट्रिक्शन के अंदर मतलब एंडोन्यूक्लियस के अंदर एक पैटर्न यूज होता है जो कोड है जीन के पहले और जीन के बाद। मतलब कि अगर ये डिजायर्ड जीन है, अगेन डीएनए डबल स्टैंडर्ड डिजायर्ड जीन, इसके आगे और पीछे कुछ ना कुछ सीक्वेंस रहेगा न्यूक्लियोटाइड का। सो ये होता है वो आइडेंटिटी उस जीन का। ये है डिजायर्ड जीन और ये है वो एक्स्ट्रा डीएनए के सीक्वेंस आगे और पीछे। सो ये आइडेंटिटी होती है जीन की, तो इन्हें बोला जाता है रिकॉग्निशन सीक्वेंस। रिकॉग्निशन सीक्वेंस। सो रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है? बेसिकली रिकॉग्निशन सीक्वेंस आर द सेगमेंट ऑफ पर्टिकुलर डीएनए व्हिच इज जीन के आगे और जीन के बाद पीछे दोनों साइड में ये प्रेजेंट रहता है और जो कि आइडेंटिटी रहती है वो पर्टिकुलर जीन की। सो ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस को पहचान के, रिकॉग्निशन सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करके एंडोन्यूक्लियस डायरेक्टली रिकॉग्निशन सीक्वेंस के अंदर ही कट कर देता है और इसकी वजह से पर्टिकुलर डिजायर्ड जीन हमें इजीली कटिंग पैटर्न कटिंग फॉर्मेट में हमें मिल जाता है। सो रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस क्या है उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल जानेंगे। सो रिकॉग्निशन यानी कि आइडेंटिफाई करना, उसको रिकॉग्नाइज करना। रिकॉग्निशन सीक्वेंस अपने डिजायर्ड जीन के आगे और पीछे दोनों साइड में बाइंड होते हैं। दोनों साइड के रिकॉग्निशन सीक्वेंस पैलिंड्रोम होते हैं, वो उसका नेचर है, अगेन उसके ऊपर मैं आऊंगा। सो रिकॉग्निशन सीक्वेंस कम से कम 4 से 8 बेस पेयर इतने लंबे होते हैं। मतलब कि उसके अंदर बेस पेयर देखेंगे तो वो 4 से लेके 8 बेस पेयर तक उसकी लेंथ होती है। अगेन उसके अंदर उतनी न्यूक्लियोटाइड्स है 4 से लेके 8 तक, वैरी करते हैं अगेन रिकॉग्निशन सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। सो रिकॉग्निशन सीक्वेंस में 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, उसका लेंथ उतना होता है। उसके बाद जो न्यूक्लियोटाइड है मतलब कि जो सीक्वेंस है वो पैलिंड्रोम होते हैं। पैलिंड्रोम जैसे कि मैंने कहा रिकॉग्निशन सीक्वेंस पैलिंड्रोम नेचर के होते हैं। पैलिंड्रोम यानी कि क्या कि समझो ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है रिकॉग्निशन सीक्वेंस का और ये दूसरा स्ट्रैंड है। अगर डीएनए के एक स्ट्रैंड के ऊपर जो पैटर्न है सेम टू सेम पैटर्न उसके नीचे वाले स्ट्रैंड पे हमें नजर आने लगे तो समझ लेना कि इसे बोलते हैं पैलिंड्रोम। सो ये जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो पैलिंड्रोम नेचर वाला है, GAATTC। उसके नेक्स्ट वाले स्ट्रैंड मतलब जो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है उसके ऊपर भी GAATTC। दोनों साइड से अगर हम लोग रीड करेंगे तो वो एग्जैक्टली सेम न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस मिलता है। तो ये नेचर को बोलते हैं पैलिंड्रोम नेचर, जो कि रिकॉग्निशन सीक्वेंस में रहता है। सो दोनों साइड में अगेन ये साइड में भी सेम सीक्वेंस रहेगा, दूसरे साइड में भी सेम सीक्वेंस रहेगा।
तो रेस्ट्रिक्शन रिकॉग्निशन सीक्वेंस के साथ पैलिंड्रोम कटिंग कैसे होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट कैसे करता है, तो ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस हमने पता पैलिंड्रोम नेचर उसने रिकॉग्नाइज कर दिया। रिकॉग्नाइज करने के बाद ये जो उनके बीच में स्ट्रैंड है, बॉन्ड है उनके बीच में, सो रिकॉग्निशन सीक्वेंस के बीच में बॉन्ड उसे ब्रेक कर दिया जाता है एंडोन्यूक्लियस की मदद से, और उसकी मदद से अगर ब्रेक किया जाता है तो उसका एक स्ट्रैंड, रिकॉग्निशन सीक्वेंस का एक स्ट्रैंड डिजायर्ड जीन के साथ ही रहता है। मतलब कि स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, एक सिंगल स्ट्रैंड, इसके बाद में डिजायर्ड जीन, और उसके बाद में फिर से सिंगल स्ट्रैंड, ऐसे स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। डिजायर्ड जीन, ये सिंगल स्ट्रैंड बचा हुआ, अगेन डिजायर्ड जीन, उसका उसके दूसरे एंड का सिंगल स्ट्रैंड। तो अभी ये जो सिंगल स्ट्रैंड है उसके ऊपर एक न्यूक्लियोटाइड फ्री रहता है बाइंड करने के लिए, और अगर दूसरा कहीं पे बाइंड करना होगा तो वहां पे भी सेम सीक्वेंस अगर मिला तो वो इजीली बाइंडिंग हो जाता है। सो इन्हें बोला जाता है स्टिकी एंड्स। फिर से एक बार देखते हैं। सो ये जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस था पैलिंड्रोम वाला नेचर, रिकॉग्निशन सीक्वेंस में पैलिंड्रोम वाला नेचर हमने देखा। सो एंडोन्यूक्लियस उसके अंदर कट कैसे करता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो दो स्ट्रैंड को सेपरेट कर देता है। दो स्ट्रैंड को सेपरेट करने के बाद एक स्ट्रैंड को उससे अलग कर देता है, मतलब दूसरे साइड में भी सेम रिएक्शन दिखाता है। तो इसके कारण होता यह है कि एक स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड डिजायर्ड डीएनए के दोनों एंड्स पे हमें फ्री मिलता है, जिसे बोला जाता है स्टिकी एंड्स। मतलब कि अगर वो स्टिकी एंड्स के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग दूसरे जगह पे अगर उसको बाइंडिंग करना हो तो वो इजीली बाइंड कर सकता है। सो ये बाइंडिंग जो है इजीली बाइंड हो सकता है। सो इसीलिए इन्हें बोला जाता है स्टिकी एंड्स। ये फ्री एंड्स इजीली एक दूसरे के साथ बाइंड कर सकते हैं।